एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी। राइट। अगर करनी है तो किस तरह बेटर वे में करनी है, अगर नहीं करनी है, करनी पड़ रही है तो उसको किस प्रिकॉशन लेके करें। करेक्ट। मुझे लगता है काफी लोगों को पॉली हाउस में नहीं पता है कि एग्जैक्टली होता है क्या। वही अगर आप पहले उस पे थोड़ा सा बताएं कि पॉली हाउस, व्हाई प्रोटेक्टेड फार्मिंग। जो एग्रीकल्चर लैंड आपको पता कम होती जा रही है, राइट। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, रोड नेटवर्क बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो उससे क्या हो रहा है कि लैंड कम बढ़ती जा रही है जबकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्यों लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं टेक्नोलॉजी? सर अभी उनको लगता है कॉस्टली है। अब 1 एकड़ का कोई पॉली हाउस नेट हाउस लगाएगा तो उसके लिए कॉस्टली है। इंडिया बहुत सही राइट ट्रैक पे है जहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या गवर्नमेंट स्कीम या इनिशिएटिव्स हैं। पहले क्या होता था कि आप पॉली हाउस नेट हाउस लगाओ, काफ़ी लोगों ने किया, शिफ्ट किया कहीं और जाके, वहाँ पे सब्सिडी ले ली, मतलब दैट वाज द बैड सिचुएशन एट दैट टाइम। A very warm welcome to everyone। आज हम चंडीगढ़ लोकल पे हैं और ये हमारा एग्रीप्रेन्योर्स टॉक का सीरीज है। ये हमारा फर्स्ट सीरीज है जहाँ पे हमारे साथ आज है अम्बरीश अरोड़ा जी, जो कि फाउंडर है, एमडी है पायनियर एग्रीटेक सॉल्यूशंस के। वेलकम अम्बरीश जी हमारे शो पे। थैंक यू मुंशी जी। अम्बरीश जी, एग्रीकल्चर हमारे रूट्स में है। सिंस मेनी एजेस इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर चलता आ रहा है। यू कैन से अबाउट बिफोर ब्रिटिशर रूल ऑल्सो। उसके बाद जब विभाजन हुआ, उसके बाद ग्रीन हाउस रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद आज कितनी कंपनीज बाहर से आई। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पायनियर एग्रीटेक सॉल्यूशंस को एक अच्छा मुकाम तक आप लेके आए हो विद इन 12 ईयर डाउन द लाइन, और एक आपकी मानी हुई कंपनी है हमारी नॉर्थ इंडिया की इनटू प्रोटेक्टिव फार्मिंग पॉली हाउस के अंदर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्यों चुना और आपका एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या रहा सर? पहले तो हिमांशु जी मैं बता दूं कि मेरी जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और मैंने एग्रीकल्चर को चुना नहीं है। आई थिंक आई वाज डिस्टाइंड टू एंटर दिस एग्रीकल्चर। वो भी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं जरूर बताऊंगा आपको। बट पहले मेरा जो करियर मैंने स्टार्ट किया वो फाइनेंशियल लाइन में किया। LIC हाउसिंग फाइनेंस माई फर्स्ट जॉब। 8 साल मैंने जॉब की। उसके बाद मैंने फिर खुद का अपना फाइनेंशियल बिजनेस खोल दिया क्योंकि मुझे हमेशा होता था कि कुछ बेटर करना है। तो मैंने अपना फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस 2000 में चलाया, जो था पायनियर फाइनेंशियल सर्विसेज। वो भी बहुत अच्छा चला। चंडीगढ़ में अगर आप अभी भी गूगल करेंगे तो पायनियर फाइनेंशियल सर्विस, यू विल फाइंड माय नेम देयर। ओके। तो बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन 2013 की बात है कि इट वाज डिस्टाइंड लाइक आई सेड। मेरा कोई क्लाइंट था जो मोहाली बेस्ड ही थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना अपना फार्म हाउस बनाने हैं अपने एग्रीकल्चर लैंड पे विच इज़ इन डेराबस्सी, तो मुझे इसकी फंडिंग करा दो बिकॉज आई वाज इन लोन। तो उस टाइम क्या था, कुछ ऐसा टाइम चल रहा था जब बैंकर्स वर हेजिटेटिंग टू गिव एडवांसेस टू न्यू बिल्डर्स, स्मॉल बिल्डर्स या फार्म हाउस के लिए। तो आज आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इसका लोन तो होगा नहीं। करेक्ट। तो एक्चुअली आई वाज अवॉइडिंग हिम कि नहीं, बट वो थे सरदार जी थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 2-3 महीने मेरे पीछे लगे रहे कि मुझे फार्म हाउस करना है तो चलाना है। एक दिन मैं किसी CA फ्रेंड के पास बैठा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर फ़ोन आया उनका, तो मैंने CA को बोला यार आप ही इनको मना कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इनको मना करना। तो इन एनी केस वो आसपास ही थे CA ऑफिस के, तो लकीली वो ही केम देयर। तो उस टाइम पे उन्होंने CA ने बोला कि नहीं आपका तो हो नहीं पाएगा। 5-10 मिनट बातें हुई तो फिर उनके पता नहीं CA के माइंड में क्या है कि आप पॉली हाउस क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मेरा कोई रिलेटिव है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, वो भी कर रही है, ही इज अर्निंग अ गुड, तो दैट्स अ गुड स्कीम, टेल मी। तो वो कहते चलो हम बताते हैं आपको, तो वो चले गए। तो बाद में मैंने CA से पूछा कि आपने पॉली हाउस बोल के तो और एक चीज़ ले ली अपने सिर पे कि क्या करोगे, कैसे करोगे। कहते नहीं ये अच्छी चीज़ है, आप भी करो इसको। बैंक से फंडिंग तब बहुत मुश्किल होती थी माशूद, करेक्ट। इतना इजी है जैसे आज आप देख रहे हो इतना नहीं था, ऑप्शंस नहीं थे। तो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। कहते हैं आप बैंक लोन कराओ, फलाना कंपनी वो आपका पॉली हाउस भी लगा देगी, बट दे आर हैविंग प्रॉब्लम इन गेटिंग बैंक फाइनेंस। करेक्ट। तो वहाँ मेरा रूल शुरू हुआ। तो मैंने उनको बोल दिया कि आई विल गो फॉर द, यू कैन गो फॉर द पॉली हाउस, आई विल हेल्प यू गेटिंग लोन। तो मुझे पता है हिमांशु जी, उस टाइम मैंने 3 महीने कौन से बैंक में नहीं चक्कर लगाए टू कन्विंस की पॉली हाउस लोन करो। दैट वाज आई थिंक ही वाज रिक्वायरिंग 1 CR लोन एट दैट टाइम, वाज अ गुड अमाउंट ऑफ लोन। Right. आजकल तो इट्स नॉर्मल। राइट।
तो एट लास्ट पीएनबी मोहाली था, उन्होंने लोन किया 3 महीने बाद। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ मेरे सामने लगा। उन्होंने फ्लोरिकल्चर और वेजिटेबल पे किया था। तो तब से मुझे लगा कि इट्स अ वेरी गुड फील्ड। तो लोगों को इसमें अभी और इम्प्रूवमेंट्स की, बैंक्स को एजुकेट करने की मेरी लाइन फाइनेंशियल लाइन थी। मुझे लगा कि नहीं, अगर बैंक्स के साथ हम प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हैं, और उसमें तब मैंने इसमें ज्वाइन किया। शुरू में तो 2-4 प्रोजेक्ट मैंने किसी कंपनी के थ्रू लगाए। उसके बाद मुझे लगा कि इसमें भी अमेंडमेंट्स, क्वालिटी में, स्ट्रक्चर के अंदर अमेंडमेंट्स में ज़रूरत है। तब उसके बाद मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई खुद की बड़वाला में, ठीक है। उस टाइम पे पंचकुला में। तो तब मैंने 1 ईयर के बाद फिर ये मैंने कंपनी रजिस्टर की अपनी आफ्टर 1.5 ईयर इन 2015, विच इज़ पायनियर एग्रीटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने ये वाला काम स्टार्ट किया उस टाइम पे। तो मेजर चैलेंजेस क्या है आपने जब सोचा कि चलो, फ्रॉम ट्रांजिशन फेज था आपका फ्रॉम फाइनेंस टू कंप्लीटली न्यू सेक्टर, कंप्लीटली न्यू डिवीजन? हाँ जी, बिल्कुल था, क्योंकि मैं सर्विस लाइन से फैक्ट्री लगाई है, मैन्युफैक्चरिंग भी थी, परचेज भी थी, मार्केटिंग भी थी, फार्मर्स को कन्विंस भी करना था मुझे। तब इतना ऑनलाइन मीडिया इतना नहीं था जितना आज की डेट में है। तो मार्केटिंग वाज इट बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। एंड देन हैविंग अ टेक्निकल लेबर, राइट, कि जो अच्छे से पॉली हाउस, नेट हाउस को लगा पाए। स्ट्रेंथ तभी बनती है, एक तो आप क्वालिटी अच्छी रखते हो, एक आपकी जो लगाने वाला पर्सन सही होना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं लगा रहा तो कल आंधी तूफान आएगा तो आपके पॉली हाउस को, नेट हाउस को हिट करेगा। आई वॉज लकी कि मुझे शुरू में ही जो मुझे टेक्निकल टीम मिली, लेबर सुपरवाइजर मिले, वो वेल एक्सपीरियंस और अच्छे मिले। ऑल्दो आई पेड वेल टू देम, बट शुरुआत मेरी अच्छी रही। बट सिंस कि ये वाली चीज़ें जो आपको मालूम है कि गवर्नमेंट सब्सिडी इन्वॉल्व है पॉली हाउस, नेट हाउस के अंदर, तो वी वर डिपेंडिंग ऑन दैट आल्सो। तो वो भी चैलेंजेस थे, कैसे उनको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी, कैसे बैंक लोन करवा के फिर सब्सिडी अप्रूवल लेनी। तो इट वाज अ प्रोसेस, टाइम लगा, शुरू में दिक्कतें भी आई, लेकिन बाद में क्योंकि मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी तो इतनी मुश्किल नहीं रहा। फिर जब मैंने स्ट्रक्चर लगाया तो मैंने सेकंड चीज़ फील की कि स्ट्रक्चर तो लगा दिए, ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो उस टाइम पे देखा कि फार्मर्स को ना चलाने की अवेयरनेस नहीं थी। करेक्ट। ओपन खेती से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आना थोड़ा सा डिफरेंट सोच थी, डिफरेंट नॉलेज चाहिए थी। तो मुझे लगा इनको एग्रोनॉमी सपोर्ट देनी चाहिए हमें, सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रक्चर का। जब कौन सी ईयर में आपने इसको फिगर आउट किया कि आपको एग्रोनॉमी? आई थिंक 2014 और 15 इन बिटवीन, 2.5 और 3 years। क्योंकि मैंने देखा जो 90%, मोर देन 90% कंपनीज हैं वो स्ट्रक्चर लगा के छोड़ देती थी कि नाउ इट्स अप टू यू। मुझे लगा नहीं, दिस इज नॉट कंप्लीट सोल्यूशन। तो फिर मैंने एग्रोनॉमिस्ट जो कंसल्टेंट से, क्योंकि आई वाज नॉट इन दैट पोजीशन कि मैं हायर करूं, तो वो लेनी शुरू कर दी कि महीने में 2 बार 3 बार आप विजिट किया करो मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो ताकि उनको गाइडेंस मिले। तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो उतना टाइम नहीं दे पाते थे, वो 2-3 दिन ही अपना फोकस रखते थे। तो आई थिंक मुझे याद है कि मैंने अपने 4-5 सालों में उस टाइम ऑलमोस्ट 10 एग्रोनॉमिस्ट कंसल्टेंट चेंज किए होंगे। तो उस टाइम मेरे माइंड में आया कि नहीं यार, ये इन हाउस होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन समवन जो मुझे थोड़ा टाइम दे रहा है, कभी एक बार आ रहा है, उसका फोकस नहीं ले पा रहा। लेकिन इन हाउस करने के लिए मुझे उस टाइम उतनी सैलरीज देखना, ये वो करना, बट मेरे माइंड में था कहीं ना कहीं कि एग्रोनॉमी टीम होनी चाहिए। तीसरा मेरे माइंड में था कि ये जो मार्केटिंग है ये सीधा जाके अपना आड़ती को दे देते हैं, तो रेट्स भी नहीं अच्छे मिल रहे, इस पे भी फोकस करना चाहिए, तो मैं इनको एंड टू एंड सोल्यूशन दे पाऊँ। अगर एग्रोनॉमी टीम होगी तो क्वालिटी अच्छी आएगी, प्रोड्यूस की क्वांटिटी भी अच्छी आएगी, लेकिन सेल कहाँ पे करना। फिर आप मंडी जाओगे तो उनका आपको पता है कि मंडी में क्या हाल है, बिकता रेट कुछ मिलता है, बताते कुछ है। तो वो था सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें देखते मेरे माइंड में शुरू से था। उसके अंदर फिर हिमांशु जी मैंने क्या किया कि अपने पार्टनर ऐड करने शुरू किए। 2-3 बार मैंने ट्राई की कि जो एग्रोनॉमी पार्ट है और मार्केटिंग पार्ट जो कर सकते हैं उन पे उनको लगाया जाए, और जो बाकी का कोर बिजनेस है जिसकी मुझे नॉलेज हो चुकी है उस पर मैं भी कंसल्टेट करूँ और उनकी हेल्प भी करूँ एग्रोनॉमी मार्केटिंग में। बट एंड ऑफ द डे तीनों पार्टनरशिप मेरी सक्सेसफुल नहीं हुई, आई विल एडमिट, बिकॉज कि सबका फोकस था कि नहीं स्ट्रक्चर लगाओ, उसमें अर्निंग बेटर है तो वो वाला काम करो, ये वाला तो नया एफर्ट करना पड़ेगा, मैं एग्रोनॉमी नए एफर्ट्स, मार्केटिंग के लिए मुझे मंडी बैठना पड़ेगा, छोटा काम लगा उनको। तो एंड ऑफ द डे वो नहीं चल पाई,
फिर मेरे माइंड में यही था कि नहीं, जब भी मैं अच्छे से करूँगा, जब मुझे भगवान मौका देगा तो मैं अपनी इन हाउस एग्रोनॉमी टीम लाऊंगा और मार्केटिंग में अपना खुद का बायबैक हो या उनको गाइडेंस अच्छी हो वो मैं करूँगा, जो आज की डेट में आई थिंक आई एम सक्सेसफुल इन दैट। और ये हिमांशु जी हुआ कैसे कि 2023-24 में ना काफ़ी गवर्नमेंट के चेंजेस आए। वो क्या चेंजेस थे, जैसे कि एनएचबी ने अपना 1 करोड़ 12 लाख का प्रोजेक्ट पहले एक फैमिली लगा सकती थी, फैमिली मीन्स हस्बैंड वाइफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यू नो। तो उसके बाद उन्होंने उसकी लिमिट जो है 2 करोड़ कर दी, तो 1 करोड़ की सब्सिडी 50% मिल सकती थी। तो जो पर्सन मान लो कोई 3 एकड़ का प्रोजेक्ट लगा सकता था वो 5-6 एकड़ जा पा रहा था। दूसरा एक बहुत मेजर चेंज आया, पॉली हाउस को पहले एफपीओ में अलाउड था, एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में आती थी। तो 2024 का सर्कुलर आया अगस्त का आई थिंक, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, जो इंडिविजुअल पॉली हाउस भी लगा रहे हैं लोग उनको भी एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में लगा करो। एज ए फाइनेंशियल बैकग्राउंड मुझे पता था कि पहले जो लोग किसान 13-14% पे बैंक टू बैंक वेरी करता था रेट, वो कैप लगी अब एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में आने से कि 9% से कोई भी बैंक, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। राइट। फिर अनदर एडवांटेज कि उस 9% पे भी 3% की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में सब्सिडी देनी शुरू कर दी, तो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रह गया। करेक्ट। तो पॉली हाउस की वायबिलिटी और बढ़ गई। फिर जब प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2 करोड़ होगी तो उससे क्या है, लोगों की सोच चेंज होगी, बड़े लोग भी इसमें आने लगे। पहले तो फार्मर था, राइट, अब था कोई सीए, कोई डॉक्टर्स, जिनके पास एक्स्ट्रा लैंड थी, तो वो भी इसमें सोचने लग गया कि 2 करोड़ और वो भी 6% में मुझे लोन मिल रहा है। तो बिजनेसमैन को पता है कि 6% इज नथिंग। सही बात। आप देखो 7-7.5% तो एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उनको नजर आ गया कि यहाँ पे आरओआई अच्छा आएगा। ऊपर से आप पूरी हैंड होल्डिंग करके दे रहे हैं। हैंड होल्डिंग दे रहे हैं। अब फिर उसमें हमारा, जबकि मैंने पहले भी 2017 में भी एक जॉइंट वेंचर स्कीम की थी, जहाँ फार्मर ने मुझे कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, आप ही देखो अमरीश जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। तो 2 बार मैंने 2 जॉइंट वेंचर अनऑफिशियल किए तब। एक मेरा वेजिटेबल का था अंबाला में, दूसरा मेरा यमुनानगर था जिसमें मैंने लीलियम फ्लावर में जॉइंट एक क्रॉप लगा ली। वो लगा तो ली, जैसे आपने कहा कि टफ टाइम भी होता है, तो मैंने देखा कि चंडीगढ़ में तो लीलियम की मार्केट ही नहीं इतनी। अगर 250 बंच चंडीगढ़ में लगते हैं तो मेरे बंचेस आते थे 500। देन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मुझे उसको सेल करने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली जाना पड़ा तो गाजीपुर मंडी सुबह 4 बजे लगती है, तो मैंने रात को 12 बजे अपनी गाड़ी में, मुझे पता उस टाइम मेरे पास होंडा सिटी होती थी, पीछे पूरी फुल होती थी मेरी ना, जितने भी बंचेस थे, और मेरे एक साइड पे फार्मर बैठा था कि चलो हम चलते हैं दिल्ली। एक बार मुझे याद है, हम 11-12 बजे निकले, तो मुझे रास्ते में लगा कि यार नींद, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो मैंने ऑनलाइन ही रूम बुक कराया सस्ते वाला कि चलो 2 घंटे रेस्ट करेंगे। तो फार्मर ने कहा कि यहीं गाड़ी में सो जाते हैं। मैं कहा आप गाड़ी नहीं चला रहे। तो मुझे 2 घंटे, मुझे पता है उस दिन वो मेरे साथ 2 घंटे वहीं सोए थे हम। इसके बाद 4:30 बजे फिर अगेन मार्केट में, मंडी में बैठे हुए थे हम। तो चैलेंजेस थे, मंडी में गए, कुछ वहाँ देखा कि जो आड़ती लोग हैं वो परेशान करते हैं फार्मर को, फ्लावर रखते हैं, अगले दिन कौन जाएगा देखने, हो गए नहीं बिका, अगले दिन और रेट कम कर देते हैं। तो कुछ क्रेडिट वाला था, तो ये सारी मुझे दिखते अपने लेवल पे समझ आई। फिर तीसरा था कि मैंने चंडीगढ़ में, जो उस टाइम पे 2017-18 की बात है, ईच जो बुके वाला जो रोड साइड भी बैठा था ना, वो मेरे लिस्ट में था। मेरा एक लड़का होता था, थैंक्स टू हिम, राजकुमार था, मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा। उसने जो हमारी ऑफिस की पिकअप गाड़ी होती थी उसमें फ्लावर लेके सारा घूमता था, एक एक बुके वाले को देता था। तो वो भी हमने सीखा बहुत कुछ कि कौन कौन से, चंडीगढ़ में नहीं तो पता ही नहीं होता था, 34 में अब हमें पता है गढ़ है। करेक्ट। क्यूट वाले हैं, मैं 1-2 नाम मुझे याद हैं जो इसके मतलब होलसेल में करते थे, हम उनको सप्लाई देते थे। फिर और लगा जब इन्होंने सप्लाई हमारी कम हो जाती थी, उल्टा हो गया। जब पहले था मेरे पास बंचेस कम होते, ज़्यादा होते थे, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ता था। अब क्या हो गया था, मेरी चंडीगढ़ डिमांड आनी शुरू हो गई कि हमें तो ये भी फ्लावर चाहिए। तो मैंने क्या किया, कुछ मोरनी में लगे हैं, कुछ वो अपना पिंजौर में, हिमाचल से, वहाँ से मैंने फ्लावर लाना शुरू किया। तो फार्मर से वहाँ इंटरेक्शन और बढ़ गई मेरी। तो मुझे लगा कि ये भी जो लाइन प्रोड्यूस मार्केटिंग की है कैन बी डन और अच्छी है। करेक्ट। उसके बाद फिर कोविड का चैलेंज आया।
कोविड के चैलेंज में आपको पता है फूलों की मार्केट में सारा हिल गया था। इवेंट्स में यूज होते बेसिकली। तो लोगों के पास एक एक साल फूलों को फेंकना पड़ा, कई उसमें वेजिटेबल में आ गए। तो ये सारे चैलेंजेस रहे, लेकिन मेन चीज़ है हिमाचली सीखा बहुत हमने। राइट। अब सीख के हमें लगता है कि हम पक गए हैं, कि हमें पता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो वी आर देयर टू हेल्प। राइट राइट। और उसके बाद हिमाचल जी, मुझे था कि यंग टीम, माय नाउ सन अंशुमन अरोड़ा, ही हैज जॉइंड एज डायरेक्टर इन 2024। राइट। तो ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स पहले भी बहुत थे, अब भी हमने किए। कई बार टाइमिंग ऐसी होती है, आपको भी पता है कि जब आपको लगता है कि सारी चीज़ें क्लिक हो रही हैं, तो फिर हमने एग्रोनॉमी टीम, जो आज टचवुड हमारी 14 से 15 लोग एग्रोनॉमी इन हाउस टीम है, और मोर देन 90% जेंजी हैं मेरे पास। अच्छा जी। तो बेटा भी जेंजी है। तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी। राइट। अगर करनी है तो किस तरह बेटर वे में करनी है, अगर नहीं करनी है, करनी पड़ रही है, तो उसको किस प्रिकॉशन लेके करें। करेक्ट। तो ऐसे उनकी तरफ से जो नई जनरेशन है, मुझे नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो मैं उनको गाइड करता हूँ और सुन भी लेते हैं मेरी, ये वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए, इस पे फोकस करें। लेकिन मुझे नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, लाइक ना विंग्स मिल गए हैं मुझे टू माय ड्रीम्स। तो वो सब चल रहा है। तो इस टाइम हम कह सकते हैं कि वी हैव फुल एग्रोनॉमी टीम। 1 जुलाई से हमारे पास 8 to 9 मोर BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कर रहे हैं ज्वाइन। और एक चीज़ मैं इसमें और करना चाहूँगा, JV की बात, जॉइंट वेंचर मैंने शुरू की थी, तो उस टाइम मैंने 2 जॉइंट वेंचर किए। अब हमने लास्ट ईयर से इसको एक ऑफिशियल स्कीम दे दी है, जॉइंट वेंचर स्कीम, जिसको हम JV स्कीम कहते हैं शॉर्ट में। उसमें हमने अराउंड 5 पायलट प्रोजेक्ट्स किए। हमारी ऑनलाइन ऐड चली थी उस टाइम, बहुत इंक्वायरीज आई थी ऑल ओवर इंडिया, बट वी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस कि नहीं, ये काम हमारा जो है पॉली हाउस नेट हाउस का, दिस इज एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप कमिट कुछ भी कर दो ऑनलाइन कि ये हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, बट आप होता भी है इसमें, काफी लोगों के पैसे डूबा भी है पॉली हाउस में। एग्जैक्टली। काफी पीछे बहुत सारे आए, बहुत फ्रॉड हुए 2016-17 में। अगर आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट इसमें कई ड्रॉबैक्स हैं जब गवर्नमेंट स्कीम। क्या हमें पता होना चाहिए बिफोर गेटिंग इन्वेस्टेड इनटू इट? पता ये होना चाहिए, एक तो कंपनी की कोई रेपुटेशन होनी चाहिए। टाइम कैसे पता लगी रेपुटेशन? मतलब ये 5-10 साल से, वो भी क्या है, जैसे मैंने देखा 2024 से काफी बूम आया इस इंडस्ट्री में। नए नए लड़के या लोग आके ज्वाइन करना शुरू कर गए हैं कि हम एज अ फार्मर, नो एज ए कंपनी, एज अ कंपनी। कार्ड बनाया मैंने एक, आई डोंट वांट टू नेम, बट एक पर्सन का देखा, GST नंबर खाली छोड़ा हुआ है उसका, कार्ड के ऊपर ही लिखाया, जबकि देयर इज नो नीड कि कार्ड के ऊपर लिखाओ। एंड अपने आप को डॉक्टर बोला हुआ है उसने, जबकि ही इज नॉट, मतलब 10th पास होगा वो। तो दिस इज द पोजीशन इन इंडिया ना, कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पता ही नहीं कि सब्सिडी अप्लाई कैसे करनी है, क्या नॉर्म्स देखनी है कि कल उसकी सब्सिडी रिजेक्ट ना हो जाए, फिर क्वालिटी क्या देनी है। कई बार हम कोई रेट कोट करते हैं, वो 1-2 लाख कम आगे बोल देते हैं कि ये है। बाद में क्या होता है, जब सब्सिडी का टाइम आता है, दे से कि नहीं, तो आपको इतना कॉस्ट और देनी पड़ेगी, मतलब मैनिपुलेशन, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर वेरी गुड, बट दे मिसयूज इट ना। तो दीज प्रॉब्लम्स आर देयर, जो थोड़ा लोगों को अब अवेयर रहने की जरूरत है। इसमें सब एजेंट्स भी होते होंगे? मान लो जैसे आपने कंपनी स्टार्ट कर रखी है, एक सब एजेंट है, वो आपके पास आके, सर मैं आपका ये एक्स अमाउंट में बेचूंगा, उसमें मेरी इतनी कमीशन रहेगी। नहीं, एक टाइम पे होते थे सर, लेकिन अब हम वी आर नॉट डिपेंडिंग और एंटरटेनिंग एजेंट्स। हमारा क्या है, ऑनलाइन ही 70% जो है हमारा ऑनलाइन है, अवेयरनेस की ड्राइव के थ्रू ही आ रहा है। ओके। हम चाह रहे हैं कि ऑनेस्टी से चलें और कोई मैनिपुलेशन ना हो। हम वेबिनार भी करते रहते हैं, अपना रील्स भी बनाते हैं। अब हमने कल ही एक रील बनाई है कि कॉइल की पाइप, पतरा पाइप, डिफरेंस क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। अगर मैं पतरा पाइप एक पॉली हाउस में लगाता हूँ, मुझे लगता है काफी लोगों को पॉली हाउस में नहीं पता है कि एग्जैक्टली होता है क्या। अगर आप पहले उस पे थोड़ा सा बताएं कि पॉली हाउस, वाई प्रोटेक्टेड फार्मिंग, और पहले क्या कल्चर होता था, ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती थी, वाई इट्स पॉली हाउस नाउ, और कैसे डिफरेंस है दोनों में? पॉली हाउस में क्या है सर कि अभी क्या है, जो एग्रीकल्चर लैंड आपको पता कम होती जा रही है, राइट, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, रोड नेटवर्क बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो उससे क्या हो रहा है कि लैंड कम बढ़ती जा रही है, जबकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। और तीसरी चीज है हेल्दी फूड की रिक्वायरमेंट, अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, लेस केमिकल। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सारी चीजों का आंसर है। एक तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। कैसे?
जैसे आप उसमें बेल वाली कोई फसल करते हो, कुकम्बर की बात कर लें, हम टमाटर की बात कर लें, तो अंदर टेरेसिंग सिस्टम होता है। ओके, टेरेसिंग सिस्टम से आप बेल को ऊपर चढ़ा सकते हो ठीक है, और घुमा भी सकते हो, तो उससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, क्वालिटी, क्योंकि आप मिट्टी पे नहीं छोड़ रहे उसको, नहीं तो बेल नहीं ऊपर नहीं चढ़ेगी तो क्या होगा, मिट्टी पे जाएगी, Right. मिट्टी से आपकी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। राइट, दूसरा है कि ये कवर्ड होता है, तो इंसेक्ट नेट्स, इंसेक्ट्स जो हैं नेट के थ्रू कवर्ड होता है, तो फिल्टर अटैक हो नहीं जाता है करेंगे, काफी। तो आपका वो प्रोटेक्शन रहेगी। राइट, ड्रिप इरिगेशन का यूज़ हो रहा है, पानी की वेस्टेज नहीं हो रही है, प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं हम उसे। फर्टिगेशन जितना प्लांट को चाहिए आप उतना कैलकुलेट करके डाल सकते हो, तो उससे क्या है, आपका एक क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी अच्छी आती है, क्वालिटी अच्छी आती है तो आपको रेट बेटर मिलते हैं मार्केट में। अदरवाइज ओपन में भी आप सेम चीज़ करोगे, क्वांटिटी उतनी नहीं आएगी। अगर मैं खीरे की बात करूं तो बाहर 1 से 1.5 किलो आएगा, अगर मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करूं तो लोग 5 से 6 किलो ईजिली ले रहे हैं, कई लोग तो 7-8 किलो भी पर प्लांट ले पा रहे हैं। तो आप देखो कितना, 5 से 6 टाइम ईजिली लोग बेटर क्वांटिटी ले पा रहे हैं विद क्वालिटी, जैसे उनको रेट मिलते हैं। अगर नॉर्मल खीरे की बात करें वो 5 रुपये बिकता है। अगर हम सॉइललेस वाला, सॉरी ये जो सीडलेस वाला और अपना जिसको चाइनीज खीरा भी बोलते हैं, ये अराउंड 15 to 20 रुपीज चलता है। जब बात प्रोडक्शन करें बढ़ गई, मंडी के रेट बढ़ गए, तो उसकी वायबिलिटी बढ़ गई। तो हमारी सोसाइटी की तो नीड है गुड फूड की, तो फार्मर की भी इनकम बढ़ रही है, तो देर इज नथिंग बेटर देन दिस। प्रोडक्शन कॉस्ट आपके हिसाब से ज्यादा आती है ट्रेडिशनल कॉस्ट और प्रोटेक्टिव हाँ, फार्मिंग? थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है। प्रोटेक्टिव फार्मिंग में एग्जैक्टली क्योंकि लेबर जितना प्रोड्यूस क्वांटिटी ज़्यादा आएगी तो उसकी आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी, हार्वेस्टिंग के टाइम भी लेबर चाहिए। बट वो जो लेबर ज़्यादा लगती है, दैट इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ इनकम यू आर गेटिंग। इनकम कैसे जस्टिफाई होगी उसके अंदर? मान लो कोई एक फार्मर ने, एक ट्रेडिशनल फार्मर ने खीरा, आप जैसे खीरे की बात कर रहे हो, उसने 5 रुपए की उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई, उसने 10 रुपए की जाके मार मंडी में बेच दी। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिव फार्मिंग किसी फार्मर की 10 रुपए की ही आ रही है ऑलरेडी, कि उसकी खीरे की, और वो जाके सेम प्राइस वो कैसे बेचेगा मार्केट के अंदर जाके? फिर नहीं, अगर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है तो कोई रीज़न होगा, या तो उसकी जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, या उसकी लेबर मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अभी हम, हिमांशु जी बताऊंगा कि अब जो हमारी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जॉइंट वेंचर में, फिर मैं, सॉरी आई एम अगेन कमिंग टू जॉइंट वेंचर, इट्स गुड फॉर द पर्सन हु आर होल्डिंग लैंड बट डोंट हैव टाइम और नॉलेज Correct. टू रन इट, करेक्ट, लाइक एडवोकेट, सीएस, काफ़ी क्लाइंट हमारे ऐसे हैं। तो जब हमने जॉइंट वेंचर पायलट प्रोजेक्ट किए तो हमें लगा कि नहीं, कई चीज़ें हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हमने रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस किया ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन हमारी बड़ी सक्सेसफुल रही। उससे फ़ायदा क्या हुआ, 80% जो काम है हमारा वो हम ऑफिस में, हेड ऑफिस में बैठ के हमारी एग्रोनॉमी टीम ही कर रही है। कब मोटर चलनी है, कितना फर्टिलाइजर डालना है, NPK या वटएवर, क्या मिक्सिंग रखनी है, राइट, कब वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, एवरीथिंग यू कैन सी ऑन योर मोबाइल और लैपटॉप। और उसके अकॉर्डिंग आप फॉगर स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि गर्मी ज़्यादा अंदर वहाँ हो गई है, ह्यूमिडिटी कम हो गई है। तो पहले क्या होता था, फॉगर पहले भी चलाते थे, लेकिन ह्यूमन एरर, फॉगर चलाए, फ़ोन आया, भूल गए, तो उल्टा फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता था, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती थी। राइट, तो इसमें क्या है, एवरीथिंग इज़ वेल कंट्रोल्ड, कितना ह्यूमिडिटी लेवल के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, वो सारा कुछ है। करेक्ट, तो उससे क्या है, जो आपका पॉइंट था, कॉस्ट कटिंग भी काफ़ी होगी है, लेबर की कॉस्ट कम होगी। कहाँ हमें था कि वहाँ जाके वो मिक्सिंग करेगा फर्टिलाइजर, एक तो वो गलत डाल सकता है रेशोज, राइट, राइट, दूसरा उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। Right. एक हमारे फार्म सुपरवाइजर का टाइम 2 घंटे एटलीस्ट ऑटोमेशन से बच गए, उसकी Right. जगह हम उससे और काम करवा सकते हैं। राइट, तो ये चीज़ें जो ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ गई है, जो आने वाले टाइम में और इम्प्रूव होती जाएगी, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और कॉस्ट कटिंग होगी इसमें। राइट, राइट। इतना इतना एडवांसमेंट होने के बाद में भी क्यों लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं टेक्नोलॉजी? सर अभी उनको लगता है कॉस्टली है। अब 1 एकड़ का कोई पॉली हाउस, नेट हाउस लगाएगा तो उसके लिए कॉस्टली है। नॉर्मली क्या अगर वो पड़ता है? 5-6 एकड़ 10 एकड़ का लगाएगा तो वही सेम कॉस्ट विद माइनर सा एडिशन पड़ेगा। लेट्स से 1 एकड़ पे अगर लगाना है पॉली हाउस, तो विद दिस ऑल सर्विसेज व्हिच यू आर टेलिंग, क्या प्राइसिंग आएगी उससे? प्राइसिंग सर डिपेंड करता है कि नेट हाउस है, पॉली हाउस है, 50% सब्सिडी इज देयर। अगर मैं नेट हाउस लगाना चाहूँ तो इंक्लूडिंग एवरीथिंग 10 to 12 lakhs कॉस्ट आती है नेट। अगर यही मैं पॉली हाउस लगाना चाहूँ तो 20-22 लाख।
आफ्टर सब्सिडी नेट कॉस्ट रह जाती है, जिसके ऊपर 6% पे बैंक लोन मिलता है अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड। तो ROI बहुत अच्छी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक से लोन लेके आप लगाते हो पैसा, तो विद इन 1.5 ईयर यू विल गेट द रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट रिटर्न। 1.5 year मैक्सिमम। स्टिल मतलब आपके हिसाब से इतना सब्सिडी हो है मार्केट के अंदर, बैंक्स आर गिविंग, यू नो, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग दी दिस सेक्टर। फार्मिंग तो ऑब्वियस हमारा ये हमेशा एक प्रधान, जैसे कृषि प्रधान देश रहा है इंडिया, और उसके बाद में भी आई डोंट यू थिंक कि जो पहले रॉन्ग प्रैक्टिसेस हुई, फ्रॉड वाली एंड ऑल, उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के अंदर इसका एक ट्रस्ट फैक्टर के लिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है मानसी जी, नेगेटिविटी आई थी और अभी भी थोड़ी बहुत ही बची है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने भी बड़ी हेल्पफुल की है। पहले क्या होता था कि आप पॉली हाउस, नेट हाउस लगाओ, काफी लोगों ने किया, शिफ्ट किया कहीं और जाके, वहां पे सब्सिडी ले ली, मतलब दैट वाज द बैड सिचुएशन एट दैट टाइम। ओके। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि GPRS फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं। पहले क्या होता था, किसी के नाम लगा दिया और उसको पता भी नहीं कि मेरे नाम पे लग गया। तो जियो टैगिंग से वीडियो बोलता है आदमी कि खुद मैं ये नेट हाउस लगाने का इच्छुक हूँ। सोचो आपने कितना चेंजेस आ गए। फिर जब जॉइंट इंस्पेक्शन टीम जाती है तो फिर GPRS फोटोज वीडियोज होती हैं, तो फ्रॉड के चांसेस खत्म कर दिए हैं। दूसरा क्या होता था, कई कंपनीज, जो मैं नाम नहीं ले रहा, बैंक के साथ टाई अप करके वो एक ही बार में पेमेंट ले लेते थे। मान लो आपने 1 करोड़ का लोन करा दिया, तो फर्स्ट गो में ही 1 करोड़ का, फाउंडेशन हुई नहीं, 1 करोड़ का लोन ले लिया, जो कि गलत प्रैक्टिस थी। अब गवर्नमेंट ने लगा दिया कि आपने जो लेना है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में लेना है, जैसे एज पर प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉली हाउस कंपनीज के ऊपर। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत बेटर की है, ऑनलाइन कर दिया है। पहले क्या फिजिकल फाइल, मुझे याद है 2016-17 में हम फिजिकल फाइल लेके जाते थे गुड़गांव में, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, यहाँ इधर चंडीगढ़ में सेक्टर 40 ऑफिस है, तो सब मैनुअल वर्क था। अभी क्या हो गया, हम फार्मर को बोलते हैं अपनी फर्द जमाबंदी पैन हमें व्हाट्सएप करो और हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन ही ग्रांट ऑफ क्लियरेंस सारा कुछ आ जाता है। ऐसे बैंकर्स के अंदर बहुत चेंज आ गया। जैसे मैंने बताया कि मैंने पहला केस 3-4 महीने भाग दौड़ के बैंक की विजिट करके पेपर पूरे करके करवाया था। अब मेरा सारा, मैं यूपी राजस्थान बैंकर के साथ कभी मिला भी नहीं होता, तो ओवर द व्हाट्सएप, ओवर द मेल मैं उनको सब डॉक्यूमेंट भेजता हूँ। एंड बैंकिंग के अंदर बहुत अच्छा चेंज है, मतलब कस्टमर सर्विस बहुत बेटर हो गई है एज कम्पेयर टू अगर हम 10 साल पहले बातें करें। कंपटीशन हो गया ना, क्योंकि पहले इतने बैंक्स नहीं थे, इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस। NBFCs भी अब आ गई है इसके अंदर। हाँ जी, NBFC और ज्यादा उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहता है सर? वो कैप लगी है ना 9%। अच्छा, वो भी उसी के अंदर RBI के रूल। अब NHB ने कंपटीशन को और करने के लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर जैसे NBFC को भी अलाउ कर दिया। आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला है, तो ये भी चेंजेस हुए हैं। तो गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल रही है। और हिमांशु जी, मुझे लग रहा है कि जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अब चल रहा है लास्ट 2 साल से, तो इसको अल्टीमेटली आने वाली जनरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानेगी, इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। करेक्ट। क्योंकि इतने चेंजेस, इतने फास्ट चेंजेस, क्योंकि मुझे तो 12 साल हो गए, जो लास्ट 2 ईयर्स में हुए हैं, हर 10-15 दिन बाद नया चेंज आया होता है। उसका रीजन है कि नई पीढ़ी आ चुकी है। पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव चेंज। जो मैनेजमेंट भी है गवर्नमेंट की, वो भी समझने लगे हैं, वो भी चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं फटाफट। नहीं तो क्या होता था, चेंजेस लाने वाले को ही बहुत हिम्मत चाहिए होती थी। राइट। अब इसको बताने वाले भी अच्छे हैं, फीडबैक देने वाले भी, और एक्सेप्ट करने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल भी अच्छे हैं, तो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि इंडिया बहुत सही राइट ट्रैक पे है, जहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या गवर्नमेंट स्कीम या इनिशिएटिव्स हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब एग्रीकल्चर वाले खुद फार्मर्स को भी आगे आना चाहिए। क्योंकि अब क्या हो रहा है, ज़्यादातर मैंने देखा है 60% लोग वो हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े नहीं हैं। कंपनीज हैं, मुझे ऐसी भी कंपनीज पता है जो हैं चंडीगढ़ की, पंजाब की, हरियाणा की, वो हिमाचल में जाके अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। किसके नाम पे लगा रहे हैं? हिमाचल वाले लोगों के नाम पे। और वहाँ क्या, क्योंकि क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ से प्रोड्यूस लेके ऑफ सीजन में यहाँ बेचते हैं और अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम मुझे तब वहाँ लगती है कि वहाँ का फार्मर क्यों नहीं कर पा रहा, जो यहाँ की कंपनी वहाँ जाके कर रही है। तो फार्मर को भी अब आगे आना पड़ेगा कि थोड़ा सा लोन जो 6% भी है, इट्स नॉट अ रिस्क, उनको समझना पड़ेगा, उस हवा से निकल के अपने प्रोजेक्ट्स को लार्ज स्केल पे लाना पड़ेगा, ऑटोमेशन यूज़ करें। उनके लिए भी यही चीज़ बनी है।
अब मैंने पीछे एक रील देखी थी जिसमें अपने ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज जी फार्मर को रील में समझा रहे हैं कि दिस इज ऑटोमेशन। कोई इंस्ट्रूमेंट था हार्डली 1000 का, उससे ये पता लग जाएगा मिट्टी में डाल के कि आपका NPK जो भी आपकी सॉइल है कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी डालना डालो। तो क्या हो रहा था, जहाँ पे 50 किलो का डालना चाहिए था 100 किलो डाला हुआ था। करेक्ट। चाहे वो कोई भी था, नाइट्रोजन था, जो कुछ भी पोटाश था, और जो चीज़ ज़्यादा चाहिए थी वो कम डाली हुई है। तो मिस बैलेंस था, तो वेस्टेज अलग से हो रही थी। करेक्ट। तो जहाँ के इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये चीज़ समझा रहे हैं कि आप वेस्टेज मत करो और ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, और AI के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ऑटोमेशन में हम कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ कोई रोक नहीं सकता एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। करेक्ट करेक्ट। तो आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। लैंड इज श्रिंकिंग एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, और उस केस में देखो कंजम्पशन तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की लाइफ लॉन्ग रहेगी। जी हम लोग पैक्ड फूड्स भी अगर बात करें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का ही सपोर्ट है बैकएंड से। जी। तो वो इसकी डिमांड तो बढ़नी ही आगे हमेशा ही। एक चीज मुझे आप ये बताइए कि फार्मर को आप इसके लिए अवेयर करने के लिए, एक एंड फार्मर जो है उसको अवेयर करने के लिए जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा है ऑलरेडी, आप क्या प्रैक्टिसेस यूज करते हैं? देखिए वही हिमाचली, जैसे मैंने शुरू में बताया कि पहले हम ऑनलाइन इतना नहीं था, 2015-16 की बात करें तो हम कैंप करते थे, कैंप्स करते थे, फार्मर के पास जाते थे। थोड़ा टफ होता था लेकिन हम करते थे उस टाइम पे। तो जैसे 20 फार्मर आए, कई बार एक भी नहीं मानता था, तो बहुत टफ था उस टाइम। अभी तो बहुत इजी हो गया, लास्ट मैंने देखा 2-3 ईयर से। तो आपको जो भी है अपना कन्वे करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, उनको बल्क में जाता है। जो हमारा जैसे फार्मर को भी हम अवेयर कर पा रहे हैं और उन लोगों के पास को भी कर पा रहे हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, वेस्ट है वो, मतलब मैं एक नाम नहीं लूँगा, दिल्ली की हमारा एक 10 एकड़ की लैंड है जो पिछले 20 साल से यूज ही नहीं हुई थी, ना वो लीज पे दे रहे थे ना, क्योंकि बड़ी हाल में थे। तो उन्होंने फिर अब हमें, जब हमने उनको जॉइंट वेंचर की ऑप्शन दी तो दे वर वेरी वेलकमिंग एंड थैंकफुल कि यार हमारी लैंड तो काम आई ना। तो ऐसी बहुत सी लैंड है इंडिया में जो यूज़ नहीं हो रही थी, उसके अंदर हमें ये जो जॉइंट वेंचर स्कीम है, अब हमने इसमें और अमेंडमेंट की है जॉइंट वेंचर में ना। पहले थी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जैसे मैंने बताया 10 एकड़ लैंड है, 5 में हमने मान लो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर दी, तो बाकी तो उसकी फिर रही अनअटेंडेड। तो हमें था कि जो लेबर कॉस्ट है जो हमें फिर कट करनी है, तो हम जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की लेबर है उसको ओपन में भी हमने जॉइंट वेंचर करना शुरू कर दिया कि वो भी हम लुक आफ्टर करेंगे ताकि उसमें भी प्रोडक्शन बेटर आए। और फिर हमने ट्रेडिशनल खेती नहीं करनी उसमें, हमने एग्जॉटिक वेजिटेबल ही लाइक स्ट्रॉबेरी है, ब्रोकली है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे प्लान कर रहे हैं ताकि उसकी जो वायबिलिटी है ओपन लैंड की भी बढ़े। ये हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। दिल्ली NCR है रीजन है, वहाँ पे ऑलरेडी इसकी डिमांड बहुत है। एग्जैक्टली। सो देयर आर मेनी फैमिलीज जो अब्रॉड जाके सेटल्ड हो रखी हैं, या नो उनके पास लैंड्स काफी पड़े हुए हैं, बैरन लैंड्स हैं। एग्जैक्टली। वो एक पॉली हाउस के ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी कंपनी पायनियर एग्रीटेक उनको एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। दे जस्ट हैव टू टेक्निकली गिव देयर लैंड एंड कोलैबोरेट। I have a live example. We have a recently installed project in Kharad, near to Mohali. जी भारतमाला रोड पे है जी। तो उनके पास 13 एकड़ लैंड है। द पार्टी इज फ्रॉम USA। ओके। तो उनका क्या था कि उनके नाम पे सब्सिडी नहीं हो सकती थी बिकॉज दे वर नॉट इंडियन सिटीजन, तो USA का था। तो मेरे पास मार्च के एंड में आए वो थ्रू सम एग्जीबिशन, उन्होंने बोला कि हम ये प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं बट हमें पता नहीं है इसको चलाना कैसे, और हमारी प्रेजेंस यहाँ पे ज़ीरो है। करेक्ट। कि हम तो आते हैं साल में एक बार, महीने में अपना देखा लैंड और चले गए। करेक्ट। तो फिर मैंने कहा उनको कि सब्सिडी तो नहीं मिलेगी तो आप कैसे करोगे। तो फिर मैंने उनको एक ऑप्शन दी जो केबल परलिन वायर रोप वाला स्ट्रक्चर कहते हैं नेट हाउस का, वो थोड़ा सस्ते में लग जाता है। तो वो मैंने उनको 3.5 एकड़ में जो भी उनकी अवेलेबल लैंड थी वो कहते इसमें आप लगाओ, फिजिबिलिटी देखो, अगर लगती है तो आप पूरा 13 एकड़ जो अभी उन्होंने पॉपुलर लगाया हुआ है। तो वो हमारा प्रोजेक्ट विद इन रिकॉर्ड टाइम हमने 20 से 22 दिन में कंप्लीट कर दिया, 3.5 एकड़। तो हमने जो फर्स्ट क्रॉप वहाँ लगाई थी 28 अप्रैल को, विच वाज लेट क्रॉप। फिर हमने जो दूसरे तीसरे स्ट्रक्चर 3.5 एकड़ था, 4 स्ट्रक्चर थे,
तो हमने लेट भी लगाई, 10 मई को लगाई, विच वॉज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन आजकल क्या बेनिफिट हो गया, फिर हमने बात की जो सीड्स प्रोवाइड करते हैं, तो यूक्सल कंपनी से बात हुई, तो उनका सीड था कि जो लेट समर वैरायटी वाला रिसेंटली इंट्रोड्यूस। तो हमें लगा कि नहीं, चलो लेट्स सी, खाली नहीं रखना हमने, इसको चलाते हैं। तो आप हिमांशु जी, बड़ा सरप्राइजिंगली इट इज़ गोइंग वेरी वेल। अभी क्या हुआ, लेट होने की वजह से रेट्स अच्छा मिल रहा है, 30-35 रुपीज़, राइट। तो इट्स क्वाइट फिजिबल। और उसमें क्या है, फिर उनकी रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से हम ऑटोमेशन लाए इसमें, कि यूएस से बैठे हमें क्या पता कि क्या चल रहा है, क्या एग्जैक्टली। नहीं। तो हमने उस वाले प्रोजेक्ट में अपना फर्स्ट टाइम इंडिया में नेट हाउस के अंदर ऑटोमेशन यूज़ की है। Okay. जबकि जनरली आपने देखा होगा पॉली हाउस या फैन पैड वाले सिस्टम में करते हैं, इसमें नहीं करते। तो इसके लिए हमने स्पेशल ऑटोमेशन डिज़ाइन की, कराया, वो सक्सेसफुली चल रहा है। अभी द पार्टी इज़ हैप्पी कि वो यूएस से बैठे देख पा रहे हैं कि क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या फर्टिगेशन हो रही है, कितने का सेल हुआ, क्या अकाउंट्स रखा हुआ है। तो उस वाले पैकेज में हमने सारा कस्टमाइज़ करके सारा कुछ डाल दिया है कि अगर आप यूएस से बैठे हो या अपना डॉक्टर हो, कहीं काम कर रहे हो, एडवोकेट हो, अपने प्रोफेशन में बिजी रहो, कभी भी आप लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल पे चेक कर सकते हो। लाइव अकाउंटेबिलिटी। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड Correct. क्लियर। करेक्ट। तो नॉर्मली पॉली हाउस में और एआई ऑटोमेटेड पॉली हाउस में कितना डिफरेंस होता है प्राइसिंग का? प्राइसिंग अगर मैं देखूं तो जैसे हमने जो ऑटोमेशन यूज़ की है, तो ऑटोमेशन में क्या होता है माशू जी, जो पीछे बैकअप आपको इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर चाहिए, अदरवाइज लाइट चलेगी तो आपका कुछ। तो हमने जो खरड़ वाले प्रोजेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने देवर हैप्पी टू इन्वेस्ट इन सोलर की होना चाहिए। सोलर पे अलग से सब्सिडी? नहीं, उन्होंने सब्सिडी नहीं ली, बिकॉज है उस पर भी सब्सिडी है, डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट। तो एनीवेज कि उन्होंने सोलर प्लस लिथियम बैटरी बैकअप, ठीक है। 24 आवर सप्लाई रहे, कैमरास भी लगाए उन्होंने टू सर्वेलेंस। तो वो ऑटोमेशन हमने यूज़ की। तो मैं अगर सोलर का और उसका लगाऊं तो 10 किलोवाट, वैसे 12 किलोवाट रिकमेंडेड है, 10 किलोवाट सफिशिएंट फॉर दैट। तो वो हमने लगाया, तो उनको अराउंड कॉस्ट करी 7 लाख, 6.5 से 7 लाख पर एकड़? ना, पूरा सेट, पूरा सेट मतलब ऑल। और 3.5 एकड़ के लिए तो आप सेंसर बढ़ाते जाओगे, यू कैन ठीक। गो एन नंबर ऑफ Correct. एकड़ से। Correct. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो था। उसके बाद ऑटोमेशन की बात करूं तो हम अभी उस पर वर्क कर रहे हैं, तो बट वी विल बी गिविंग चीपेस्ट ऑटोमेशन इन इंडिया। लेट्स सी व्हाट इट विल बी, अराउंड 6 to 6.5 लाख। जो मार्केट में आप जाओगे तो 8 लाख से नीचे नहीं मिलता। बाकी फीचर्स पे हैं, ये है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, क्या क्या हमें डीप में चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये सारे फीचर से रेट चेंज होता रहेगा। तो अगर मैं वन टाइम कॉस्ट देखूं तो अगर विदाउट सोलर देखूं विद प्रॉपर बैकअप तो अराउंड 9 to 10 lakhs और वन सिंगल प्रोजेक्ट, नॉट 1 एकड़, वन सिंगल प्रोजेक्ट। बाकी आप एडिशन करते जाएंगे, 5 to 10 एकड़ जाओगे तो मैन्यूट सा आपका। ये पॉली हाउस का जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हो बैंक को, डीपीआर कहते हैं हम, डीपीआर आप कहते हो, उसका पार्ट हो सकता है कि जब आप पहले ही हाँ, pitch वो कर मैं रहे हो? शायद मिस कर गया कि जो ऑटोमेशन पे भी गवर्नमेंट ने, एनएचबी ने सब्सिडी शुरू कर दी है। और एक चीज़ और एनएचबी ने अच्छी की है, हाइड्रोपोनिक्स अभी स्टार्ट किया उन्होंने लास्ट ईयर से 1000 स्क्वायर मीटर तक। तो 1000 का ये है कि पहले आप सीख जाओ, मार्केट ढूंढ लो। करेक्ट। तो अच्छा स्टेप है। तो उस पर भी 50% सब्सिडी है, तो उस पर भी हमने अब स्टार्ट कर दिया हाइड्रोपोनिक्स लगाना। ज़्यादातर एनसीआर के पास या चंडीगढ़ के आसपास जहाँ मार्केट पास हो वहाँ वाइबल है ये प्रोजेक्ट्स। तो ये जो बैंकिंग की स्कीम्स है सारी, ये कोलेटरल फ्री है? ये है तो कोलेटरल फ्री है, बट बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर एग्रीकल्चर लैंड पे पहले बैंक डाउट करता था कि करें मॉर्गेज या कोई एडिशनल प्रॉपर्टी कोलेटरल मांगता, कोई शहर की प्रॉपर्टी दो। लेकिन अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के आने बाद उन्होंने एग्रीकल्चर को एज ए प्राइमरी सिक्योरिटी मानना शुरू कर दिया। दूसरा, अगर क्लाइंट बहुत अच्छा है, रिलेशन बहुत अच्छे, दे कैन डू इट कोलेटरल फ्री। और उनमें कि जो CGTMS फीस होती है वो भी गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है। ओके। अब एक स्टेट बैंक ने, मुझे याद है, लास्ट सर्कुलर निकाला था लीज पे। इस पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो ये प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता, वो लीज पे भी लेके। तो NHB की कंडीशन है कि मिनिमम 10 years की लीज हो। दूसरा, वो लीज रजिस्टर्ड हो, तो यू कैन टेक डू दिस प्रोजेक्ट आल्सो।
और फिर स्टेट बैंक ने स्कीम निकाली जो मुझे सुनने में आया और बैंक्स ने भी फॉलो की होगी कि अब लोन अमाउंट का 30% कोई भी कोलेटरल दे देंगे, लाइक एफडी और कोई सम प्रॉपर्टी, तो यू कैन टेक लोन ऑन लीज प्रॉपर्टी आल्सो। तो ये बैंकिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कोलेटरल भी कर सकते हैं इसमें। लेट्स से कि मेरे पास लैंड नहीं है और मेरी ज़मीन है नियर बाय पंचकूला और 1 एकड़ की ज़मीन है। मेरी ज़मीन नहीं है, मेरे पास लैंड नहीं एक्चुअली, वो एक ज़मीन है वहाँ पे जो मैं लीज पे ले रहा हूँ, 60,000 रुपए की पर ईयर की लीज पे ऑन एन एवरेज ज़मीन मिल जाती है। मैंने ज़मीन ले ली लैंड पे और 10 लाख का एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसमें, जो हिसाब से मैं समझ पाया हूँ एक पॉली हाउस को सेटअप के लिए विद नेट कॉस्ट आफ्टर सब्सिडी, बिफोर सब्सिडी वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बनती है, डीपीआर में डालते हैं। डीपीआर 15 लाख के आसपास नहीं, वो अराउंड 35 लाख की फॉर नेट हाउस, 46-7 लाख फॉर पॉली हाउस। मैं ये समझना चाह रहा हूँ मेरी जेब से कितना पैसा लगेगा एक बार। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, नेट आपको 12 लाख रुपया पर एकड़ फॉर नेट हाउस, ऐसे 22-24 लाख फॉर पॉली हाउस लगता है। सो ऑन एंड ऑल मतलब देखें तो 35 लाख की टोटल एक कॉस्ट है पर एकड़ की, जिसमें से 25 लाख की सब्सिडी आपको बैंक दे रहा है लगभग। 10 लाख एनएचपी दे रहा है, एनएचपी दे बैंक तो इंटरेस्ट पे देगा, बैंक इंटरेस्ट पे एनएचपी 25 लाख की सब्सिडी दे रहा है आपको। नहीं, 18-19 लाख आती है, लेकिन जो प्लांटेशन पे अच्छी सब्सिडी है तो कई बार फार्मर खुद करता है तो उसको बेनिफिट हो जाता है, तो नेट उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 12-13 लाख के आसपास रहती है। फार्मर की इन्वेस्टमेंट 12-13 लाख के आसपास की हो गई वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब ये रिकवरी मेरी कब तक हो जाएगी इसके अंदर? इसमें जो बैंक मैक्सिमम टर्म देता है 7 ईयर्स की। ठीक है जी, 7 ईयर आपकी इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली या हाफ ईयरली, क्योंकि इसमें मंथली नहीं होता। ऑन एन एवरेज कितने पर मंथ की इंस्टॉलमेंट जाती है इसकी? डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना है। लेट्स से 35 लाख 35 लाख आप देख लें, 7 ईयर्स का 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैसे 9% पे आपकी ईएमआई होगी, लेकिन 3% की जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। करेक्ट। तो जो ईएमआई है वो आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर 7 ईयर्स, रफली कितनी बैठेगी। रफली कितनी का? आई हैव टू चेक इट, आई थिंक इट्स वेरी नॉमिनल। So मेरा ये somewhere around 10 लाख से अगर आप देखें तो 1.7 to 1.8 लाख पर एनम की, तो 20-25 हजार रुपये पर मंथ के आसपास, हाँ जी, इतने के आसपास की होगी जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ। इट्स अ गुड बिजनेस फॉर द पीपल एक्चुअली, एग्जैक्टली, लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। आप मुझे बिलीव नहीं करोगे, कई अब कनाडा से लोग वापस आ रहे हैं, आपने देखा होगा कनाडा में रिसेशन है या और कंट्रीज में से वापस आ रहे हैं और अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे अब यही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। करेक्ट। वहाँ 30-40 लाख वेस्ट करके उनको लगता है कि कोई फायदा तो हुआ है, राइट। तो यहाँ उनको लगता है कि यार मैं ये 1 एकड़ पे 12-13 लाख लगा के एटलीस्ट साल का 8 लाख भी कमाऊँ तो कितना हो गया, विच इज ऑल टैक्स फ्री। अगेन एग्रीकल्चर। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास लाइफ स्टोरीज हैं, मैंने अपने यूट्यूब में भी डाली हुई है। लोग अपना सैलरी जॉब छोड़ के, अच्छा पैकेज छोड़ के इसमें आए हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड। ये नहीं कि वहाँ आगे पछता रहे हैं। करेक्ट। 2-3 साल बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, आई एम सेटिस्फाइड हेयर। एक तो मेरा का कोई प्रेशर नहीं है, सही बात, अपना वर्क फ्री टाइम है, कब जाना है कब आना है, तो ये चीज़ें आजकल की जनरेशन अडॉप्ट कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। करेक्ट। मुझे लगता है जॉइंट वेंचर जो स्कीम है आपकी, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जिनको इसकी नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं और टाइम नहीं, जिनका टाइम भी नॉलेज भी नहीं है, तो इट्स मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। तो आप सिक्योर्ड जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ उसके लिए आप क्या एश्योरेंस देते हो? बैंक को उन्होंने दे दिया, जो सिस्टम था उन्होंने बता दिया। पायनियर एग्रीटेक सिक्योर्ड वर्ड को सिक्योर रखने के लिए क्या एक करता है? उसमें हिमांशु यही है कि पहला तो है कि क्वांटिटी क्वालिटी, अगेन एग्रोनॉमी, वी आर पुटिंग और रिसोर्सेज ऑन दैट। जो हम अगर मान लो 25-30 लोग रख रहे हैं तो आप देख लो सैलरी हमारे कितना हम कर रहे हैं, इसके ऊपर फोकस, क्योंकि हमें पता है किसी भी प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ है उसकी क्वांटिटी क्वालिटी लाना, जो एग्रोनॉमी टीम ही हैंडल कर सकती है। मैंने जैसे बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी ऐड किए हैं कि उनको जाने में ये ना हो सोचना पड़े कि यार कैसे जाना है, बस से जाना है कैसे जाना है, आप गाड़ी It's good you are reducing carbon footprint also, कि उनको लिए इनकरेज करते हैं हम। दूसरा इसमें रह जाता है कि मार्केटिंग, प्रोड्यूस मार्केटिंग में हम रेट्स क्या दिला रहे हैं, उस पर हमारा पूरा फोकस चल रहा है। और जॉइंट वेंचर का पर्पस बेसिकली यही था कि जो हमारे पास परचेजर, एक्सपोर्टर या स्विगी जोमेटो, वो चाह रहे थे कि ऑल द ईयर हमें एक तो क्रॉप चाहिए, दूसरा क्वांटिटी और क्वालिटी। उसी के लिए हमारा ये था कि जैसे दुबई से पीछे आए थे हमारे पास पार्टी, जो कह रहे थे हमें चाहिए प्रोड्यूस चाहिए, बट आपके पास कितने एकड़ हैं, तो हमारे पास तो तब 300-400 एकड़ था।
वो भी हमारा नहीं था खुद का, फार्मर्स का था। फिर हमें लगा जॉइंट वेंचर से हमारी जो है एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस सिमिलर होंगी, क्वांटिटी और क्वालिटी दे पाएंगे। हमारा पहला हिमांशु जी विजन है कि जो जॉइंट वेंचर के थ्रू हम कम से कम 500 एकड़ लेके जाएं। 500 एकड़ मतलब 100-120 प्रोजेक्ट जो जॉइंट वेंचर के हों, जो अभी करंटली हमारे पास 20 हैं। तो आई थिंक कि बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल बी टचिंग 500 इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो ये अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि जो हम एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप जॉइंट वेंचर के थ्रू, खीरा, कैप्सिकम, टोमेटो से निकल के हम और क्रॉप्स में भी आए, जो ब्रोकली हो, चाहे स्ट्रॉबेरी हो, ब्लूबेरी हो, एन नंबर ऑफ थिंग्स। Right. अराउंड 30 क्रॉप्स हैं जो कर सकते हैं एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट। राइट। दूसरा जो मार्केट रेट है, हम पहले से डिसाइड हो कि ये वाला हमें बेचना है इतने रेट पे एग्रीमेंट्स के थ्रू, और वही क्रॉप प्रोड्यूस हम सभी अपने जेबी प्रोजेक्ट्स में लगाएं, ताकि हम जो कमिटेड सिक्योर्ड हम उनको दे रहे हैं रिटर्न्स, वो पॉसिबल हो पाए। आई थिंक इट विल टेक 1 year मोर व्हेन वी कैन इजीली से कि नहीं इतना पैसा आपको बचेगा ही बचेगा। तो दैट इज द पर्पस बिहाइंड जॉइंट वेंचर स्कीम। Perfect. Perfect. So it's been almost 12 years you are working on this projects of polyhouse protected farming. आज 12 साल बाद ऐसा क्या है अमरीश अरोड़ा जी को पता होता 12 साल पहले कि ये जो 12 साल है ये और प्रोडक्टिव होकर निकल आते हैं? नहीं हिमांशु जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ लग रहा है। कि मुझे लगता है डाउनफॉल भी देखने चाहिए, स्ट्रगल्स भी देखनी चाहिए। आजकल की जनरेशन को सब इजी लगता है, रील बनाई सब कुछ हो जाएगा। नहीं, इतना इजी नहीं। हमारा बिजनेस जो कि टोटली एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं किसी को बोलता हूँ इतनी रिटर्न्स आएगी, जब तक मैं वो एग्जीक्यूट नहीं करता कोई फायदा नहीं है। आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ एग्जीक्यूट, तो क्यों कर पा रहा हूँ? मुझे पता है कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। करेक्ट। किस चीज़ से बेनिफिट होगा, क्या चीज़ नहीं करनी। करेक्ट। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी रही, और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई चेंज होता तो बेटर होता है। करेक्ट। आई एम सेटिस्फाइड जो अभी तक हुआ है और अभी जो चल रहा है। करेक्ट। तो व्यूअर्स, ये हैं अमरीश अरोड़ा जी। इन्होंने अपने सारी जर्नी हमारे साथ शेयर करी फ्रॉम स्टार्ट टू टिल डेट, कि कैसे इन्होंने पायनियर एग्रीटेक को पॉली हाउस और प्रोटेक्टिव फार्मिंग के सेक्टर के अंदर किस तरह इस्टेब्लिश किया, किस तरह हर एक चैलेंजेस को फेस किया। हरिवंश राय जी की एक कविता मुझे याद आ रही है, गिरकर उठना उठकर चलना, यही है नाम जिंदगी का। एग्जैक्टली। और आपकी कहानी से वो बिल्कुल एक सही मैच करती है। तो थैंक यू अमरीश जी फॉर कमिंग, थैंक यू। इट वाज अ वेरी गुड पॉडकास्ट। थैंक यू हिमांशु जी फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग मी दिस चांस टू स्पीक। प्लेजर। Thank you. Thank you everyone.